वॉइस उर्दू स्टोरी में आप दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। उस रात भी मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर तो यूं ही मैं करवटें बदलती रही, लेकिन बाहर आके बरामदे में चहलकदमी करने लगी और इसी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई जहाँ से कल रात जीजू और आपी को देख रही थी। आज भी वो दोनों इसी काम में मसरूफ़ थे और मैं बड़ी बेताबी से देख रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आपी का देवर मेरे पास ही खड़ा था। जैसे ही उसको देखा तो मैंने वहाँ से भागने को, मगर उसने मुझे पकड़ लिया और एक हाथ मेरे मुंह पर रखकर मुझे खामोशी रहने का इशारा करने लगा। फिर वो मुझे हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके मेरे साथ दोस्तों कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। शुक्रिया। मेरी इस वक्त उम्र 20 साल के करीब है और ये वाक़या जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ ये 2 साल पहले का है, जब मैं बीए कर रही थी। मेरी बड़ी बहन की उम्र मुझसे 3 साल ज़्यादा है। इसकी शादी 6 माह पहले ज़मींदार घराने के एक लड़के से हुई जो गांव में अपनी ज़मीनों पर खेती बाड़ी करते हैं। शादी के 2 माह बाद मेरी बहन मेके आई और उसने मुझसे कहा कि मैं गर्मियों की छुट्टियां इसके यहाँ गुजारूं, जिसकी मैंने हामी भर ली। गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मैं उनके घर चली गई। जब उनके घर पहुंची तो दोपहर का वक्त था और सख्त गर्मी थी। घर पहुंचते ही मैंने नहाकर कपड़े तब्दील किए और उसके बाद मेरे जीजू जी खाने के लिए आ गए और उन्होंने लंच किया। मैं थोड़ी देर के बाद वो दोबारा खेतों में के चले गए। इनका घर जो गांव से ज़रा हटकर खेतों में ही बनाया गया था, बहुत ही खूबसूरत था और इस घर को देखकर मुझे हैरानगी हुई कि गांव में भी ऐसे घर बन सकते हैं। मेरी बाजी ने मुझे रहने के लिए अपने साथ वाला कमरा दिया, जिसके साथ एक और कमरा था जिसमें इनका देवर रहता था, जो उम्र में मुझसे 2-2.5 साल बड़ा था और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो भी छुट्टियां गुजारने के लिए जहां आया हुआ था। जिस रोज़ में जहां पहुंची तो काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए जल्दी सो गई। सुबह तकरीबन 5 बजे बाजी ने मुझे उठाया और चाय दी, जिसके बाद मुझे कहा कि चलो सुबह की सैर को चलते हैं। मैं हैरान थी कि बाजी इस वक्त उठ गई। शादी से पहले तो इस वक्त इनकी नींद शुरू हुई थी। खैर मैं चुप रही और इसके साथ सैर को चल दी। सुबह सुबह ठंडी ठंडी घास पर चढ़कर काफ़ी मज़ा आ रहा था। 10-15 मिनट की बात के बाद बाजी कहने लगी चलो वापस चलते हैं, मगर मैंने इनसे कहा कि आप चलें, मैं मज़ीद कुछ वक्त यहाँ गुजारना चाहती हूँ। बाजी वापस चली गई और मैं चलते चलते खेतों में चली गई। एक जगह मेरी नज़र पड़ी तो मैं ठिठक कर रह गई, क्योंकि मैंने देखा कि बाजी का देवर ट्यूबवेल के पानी से नहा रहा था और इस पर कोई कपड़ा नहीं था। फिर मैं एक दरख्त की ओट में हो गई और इसे देखने लगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द को इस हालत में देखा था। मुझे शर्म भी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं खड़ी रहा। मेरी जगह मौजूदगी से बेखबर होकर नहा रहा था। उसने पानी में डुबकी लगाई, फिर बाहर निकल खड़ा हो गया। जैसे नज़र में इसकी टांगों के दरमियान होगी, मैं हैरान रह गई। इससे पहले मैंने सिर्फ तस्वीरों में ये सब कुछ देखा था, लेकिन हकीकत में आज पहली बार देख रही थी। उसने एक बार और पानी में डुबकी लगाई और फिर बाहर कपड़े पहन लिए और घर की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद वहाँ रुकी और फिर मैं घर की तरफ चल पड़ी। इसको इस हालत में देखकर मैं काफ़ी बदहवास हो चुकी थी। बाजी ने नाश्ता लगा दिया और मैं टेबल पर आई और बाजी का देवर भी आ गया और मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। इसको देखकर मुझे काफ़ी शर्म महसूस हो रही थी। नाश्ते के बाद मेरे जीजू किसी काम के सिलसिले में शहर चले गए। बाजी ने अपने देवर से कहा कि वो मेरी बहन को अपना फार्म हाउस दिखा लाए, जिस पर वो कहने लगा क्यों नहीं भाभी ज़रूर। मैं मेरी तरफ देखते हुए बोला चलें। सुबह मैं इसको जिस हाल में देख चुकी थी, इसके बाद मुझे इसके पास बैठने में भी शर्म महसूस हो रही थी और अब बाजी ने मुझे इसके साथ जाने को कह दिया था। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि इस वक्त मेरी हालत क्या होगी। खैर मैं इनकार ना कर सकी और इसके साथ हो ली। हम लोग पैदल ही फार्म हाउस से चल दिए। फार्म हाउस घर से कुछ फासले पर था। वो मुझसे बातें करता रहा और उसका हाँ में हाँ देते रही। बातों में मैंने महसूस किया वो काफ़ी हंसमुख लड़का है। कुछ देर के बाद हम लोग फार्म हाउस पहुँचे, जहाँ उसने मुझे अपने किन्नू और माल्टे के बाग दिखाए। इसके बाद अपने डेयरी फार्म ले गया और कहने लगा आओ मैं तुमको डेयरी फार्म दिखाता हूँ। और उसने बताया कि इस फार्म में डेयरी
ऑस्ट्रेलियन गाय और बहुत ज़्यादा दूध देती है। डेयरी फार्म के एक कोने पर एक बैल चल रहा था, जिसके बारे में उसने फ़ख्र से बताया कि इस इलाके में इस नस्ल का बैल सिर्फ हमारे पास है और इसको ख़रीदने के लिए लोगों ने हमें लाखों रुपए की ऑफ़र की है, लेकिन हमने इसे फ़रोख्त नहीं किया। अभी वो मुझसे बातें कर रहे थे कि बैल गायों के पास पहुंच गया और उसने एक गाय को दुम को सूंघना शुरू कर दिया और थोड़ी देरी बाद ही वो गाय पर चढ़ गया। मैं सीन देखकर बहुत शर्मिंदा हूँ, तो मैंने फ़ौरन इसे अपनी निगाहें नीची कर ली और उससे कहा, चलो जहाँ से मुझे घर जाना है। वो कहने लगा, क्यों? वो गुस्से से फिर अंदाज बोली, सब दिखाने के लिए लाए हो तुम मुझे? मेरी ये बात सुनकर इसके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई और कहने लगा, अरे मैं इससे कौन सी बात है, ये तो सांड का काम है, देखा नहीं तुमने? वो अपना काम कर रहा है, बैल अभी तक गाय के ऊपर ही चढ़ा हुआ था। वो सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ से वापस को चल दी। फिर वो भी साथ हो रही और कहने लगा, ये नेचुरल बात है। इसके चेहरे पर अब भी अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर मैंने अपने कदम तेज़ तेज़ उठाने शुरू कर दिए, तो इसने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और चलते चलते कहने लगा, देखो ये नेचुरल बात है, इंसान भी तो यही कुछ करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपने बेडरूम में करते हैं और कोई इनको नहीं देखता। मैं खामोशी से चलती रही। वो अपने घर आकर कमरे में चली। कमरे में जाकर मेरी हालत ख़राब होने लगी। सुबह इसको हालत में देखा तो अब बैल और गाय को ये हालत सब करते हुए देख लिया। इसके बाद तो मुझे न जाने क्या हुआ होने लगा, तो मुझे नहीं मालूम तो किस वक्त नींद आ गई। दोपहर के वक्त बाजी ने मुझे उठाया और मैंने दोपहर का खाना खाया और शाम को जीजू भी आ गए। हम लोगों ने मिलकर रात का खाना खाया और इस तरह जीजू मुझसे कहने लगा, जहाँ की ज़िंदगी भी अजीब सी है, तुमको जहाँ लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। मैं इनकी बातें खामोशी से सुन रही थी, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और ही था। खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। अभी तक मेरी आंखों में सामने वाले सुबह वाले मंजर घूम रहे थे, जिससे मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। कुछ देर बाद बिस्तर पर लेट कर सोने लगी, लेकिन नींद न आई। जिस पर मैंने सोचा कि बाहर की ताज़ा हवा कुछ चहलकदमी कर लेती हूँ। ये सोचकर मैं अपने कमरे से बाहर आ। घर के चारों तरफ बरामदा था, मैं तमाम बल्ब ऑफ थे। मैं बरामदे में चहलकदमी करते हुए बाजी के कमरे की खिड़की के पास पहुंची, तो अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जिस पर मैं खिड़की के पास ही रुक गई। खिड़की की थोड़ी खुली थी, इस पर नेट लगी हुई थी। कमरे के अंदर नीले रंग का ज़ीरो बल्ब चल रहा था। मैंने देखा कि जीजू बेड के पास खड़े हैं और उन्होंने धोती पहन रखी है, जबकि मेरी बाजी बेड के ऊपर बैठी हुई है। फिर जीजू ने बाजी का बाजू पकड़कर इनको उठाया, अपने से चिपटा लिया और फिर जीजू बाजी साथ वही काम करने लगो जो बैल गाय के साथ कर रहा था। ना चाहते हुए मैं इनको देखती रही। फिर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो फिर चुपके से अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह में वॉक करने के निकली तो उसी जगह रुक गई जहाँ कल मेरी बहन के देवर को नहाते हुए देखा था। आज भी वही मौजूद था। मैं इसी दरख्त की ओट में खड़ी इसको देखने लगी। कुछ देर बाद घर को लौट आओ। जब मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था, तो इस वक्त उन्हीं ख्यालों में खोई रहती। इस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर आई तो इसी खिड़की के पास खड़ी होगी, जहाँ से कार रात जीजू और आपी को देख रही थी। आज भी वो दोनों इसी काम में मसरूफ़ थे। अचानक से मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे को खड़ा है। मैंने फ़ौरन इसे मुड़कर देखा तो आपी का देवर मेरे पास खड़ा था। जैसे ही इसको देखा तो मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर उसने मुझे पकड़ लिया और हाथ मेरे सीने मुंह पर रखकर मुझे खामोशी करने का इशारा किया। फिर मेरा हाथ पकड़ मुझे कमरे में ले गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझसे कहने लगा, देख रही हो तुम? खिड़की में झांककर मैं तो शर्म से मरी जा रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया, लेकिन चंद लम्हे बाद वो हंसते हुए बोला, इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? तमाम मर्द और औरतें यही काम करते। इस वक्त शर्म से पानी पानी हो रही थी और बुरी तरह कांप रही थी। मेरे होंठ बिल्कुल खुश्क हो रहे थे। अचानक से इसने मुझ पर आस्ता आस्ता छुआ शुरू कर दिया, तो जाने क्यों मैं इसे रोक ना पाई।
लेकिन मुझे इस बात की फ़िक्र हुई जैसे कुछ देर पहले मैं दूसरे कमरे में बाजी और जीजू की आवाज़ें सुन रही थी, इसी तरह बाजी और जीजू की भी इस कमरे से आवाज़ें सुन सकते। तो मैंने इसके कान में से आस्ता आस्ता देखी, दूसरे कमरे में बाजी और जीजू और हमारी आवाज़ें सुन लेंगे, जिस पर उसको भी खतरे का एहसास होने लगा। फिर वो उठकर खड़ा हो गया और मुझे भी खड़ा होकर चलने का इशारा किया। मैंने वहाँ से कहा तो कहने लगा मेरे पीछे आओ। मैंने इसके पीछे चल दी। कमरे में 20 गज फासले पर एक और कमरा था जो गेस्ट रूम की तरफ था, जिसमें वो 2 बेड थे, अटैच बाथरूम रहा था। कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर सुबह तक हम दोनों कमरे में ही रही। इसके बाद जब तक वो यहाँ रही जैसे ही सब कुछ होता रहा। फिर 1 महीने बाद वापस आ गई, मगर अगले साल ही छुट्टियाँ मैंने बाजी के घर ही गुजारी थी।